तो दर्शकों, सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक आजकल जो साइबर क्राइम के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल रतिका, आजकल ना आए दिन साइबर धोखाधड़ी के केस के बारे में हम सुनते रहते हैं। किसी के पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए निकल जाते हैं, किसी के पैसे सिर्फ एक क्लिक में निकल जाते हैं और कोई कहीं डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट मतलब मैंने तो फिजिकल दुनिया में अरेस्ट होने की बात सुनी है, डिजिटल दुनिया में भी कोई अरेस्ट हो सकता है क्या? मैंने खबरों में डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो सुना है। Okay. और कैसे हम रह सकते हैं साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे, ये भी हमें जानना होगा। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम साइबर विक्टिम की जगह साइबर वॉरियर बन सकें। वेरी गुड। और ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कनिष्क गौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो डिजिटल अरेस्ट की बात चल रही है, तो मुझे तो ये जानना मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है कि फिजिकल दुनिया में तो हमने सुना है कि अपराधियों को हम अरेस्ट करते हैं, डिजिटल दुनिया में कैसे करते हैं? तो आप पहले तो हमें ये समझाइए डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? जी, डिजिटल अरेस्ट एक नई तरह की धोखाधड़ी है जिसके आम आदमी शिकार बन रहे हैं। ओके। हमें समझने की बात यहाँ पर ये होगी कि कभी भी पुलिस आपको डिजिटल या ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती है। वो हमेशा आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगी और आपसे मिलकर बात करेगी। डिजिटल अरेस्ट के लिए बहुत सारे साइबर क्रिमिनल आजकल स्टूडियोज़ बनाते हैं जिसमें वो पुलिस वालों की वर्दी पहन के उनके जैसे आईडी बनाकर लोगों को कोशिश करते हैं अरेस्ट करके उनसे पैसा निकालने की। अब इसमें छोटा मोटे पैसे नहीं, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनके 10, 20, 25, 30 लाख रुपए निकल चुके हैं। ओके। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि वो बोलते हैं कि आपके नाम पे कोई पार्सल आया है फेडेक्स से, कई बार इंडिया पोस्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इस पार्सल में उनको ड्रग्स मिली है और ये पार्सल उनके नाम पर है, इसलिए उनके नाम पे अरेस्ट वारंट निकाला जाए। तो बाकायदा उनको ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए एक अरेस्ट वारंट भेजते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको इंटेरोगेट करेंगे। इंटेरोगेट करने के लिए वो उनको डिजिटली अरेस्ट करने के लिए कॉल करते हैं और कई बार लोगों को 10-10, 12-12 घंटे तक ऑनलाइन बिठा के रखते हैं और बोलते हैं कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं और जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो हमने फिजिकल अरेस्ट के बारे में, जैसे रतिका तुमने बोला कि ये तो हमने अक्सर सुना है कि किसी ने कुछ गलत काम किया हो, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। पर जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया, क्या ये हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से लीगलाइज्ड है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट लीगलाइज नहीं है। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से आपको आपकी बाकायदा पेशी होती है और आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। उसके बाद आपको जो भी नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ पे आपकी अपीयरेंस होती है। तो ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में नहीं है, इसका प्रावधान। और ये नए तरीके हैं जो कहते हैं ना फियर साइकोसिस, उसका इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए फियर साइकोसिस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इस टाइप के भ्रमण से बच नहीं पाते और वो कॉल काटते नहीं हैं। ओके। और वो बात करते रहते हैं और डरे रहते हैं। डर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो घबरा जाए और उन्हें लगे कि नहीं ये ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं कर रहा है हमारे साथ, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस शो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि सामने जो पुलिस वाला है वो वास्तविकता में पुलिस वाला है तो वो फ़ोन काटेंगे नहीं और नंबर ब्लॉक करेंगे नहीं। अगर आपको कोई डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उनका नंबर ब्लॉक करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए और जो हमारी MHA की साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है 1930, उस पर इसकी डिटेल्स देनी चाहिए या फिर cybercrime.gov.in पे जाके इसकी पूरी डिटेल्स रजिस्टर करनी चाहिए। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स का दिखावा करके किस तरह फंसाते हैं लोगों को? तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सा स्टूडियो बनाएंगे जो आपको लगेगा कि वास्तविकता में इंडिया की कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और अपना पहचान पत्र दिखाएंगे जो अपीयर करेगा कि इन्हीं एजेंसीज का है। फिर बहुत लंबी कहानी बताएंगे जिसमें उनको कहेंगे कि हमारे पास खबर आई है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर उनके किसी जान पहचान के आदमी का नाम लेंगे कि ये जानकारी उनसे मिली है और बोलेंगे कि हमारे पास 2 लोग हैं आपकी जान पहचान के जिनके बारे में उनको मालूम है और वो आपके अगेंस्ट गवाही भी देने को तैयार है। तो
इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ऐसे किसी को फ़ोन करके डिजिटली अरेस्ट नहीं करते। पहले वो क्या करेंगे कि उस आदमी को कोई फ़िशिंग लिंक भेजेंगे, ओके उसका फ़िशिंग लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करेगा उसका ईमेल हैक हो जाएगा, और उसके बाद उसकी ज़्यादातर हमारी फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट बुक्स होते हैं हमारे गूगल अकाउंट के साथ सिंक रहते हैं आज की तारीख में। राइट तो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेंगे, आपके आईडीज़ निकाल लेंगे, वो ये निकालेंगे आप किस किस से बात करते हैं, कितनी बात करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो आपको क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक होती है जिसमें वो आपके बारे में आपसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, और उनको पता होता है कि आप किस किस से बात कर रहे हैं। फिर उन्हीं लोगों का नाम लेकर आपको कहेंगे कि इन लोगों ने हमें बताया कि आप ये काम बहुत तरह से कर रहे हैं। तो कई बार जो आदमी है उसको लगता है कि पुलिस ने हमारे अगेंस्ट इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी की हुई है, या फिर इन एजेंसीज़ को हमारे बारे में इतना ज़्यादा ऑलरेडी पता है जिसकी वजह से ये इतनी जानकारी हमें बता पा रहे हैं। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और इनके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और बारी बारी वो ये बात रिपीट करते हैं कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को पकड़ के ले जाएंगे। हर तरह के थ्रेट वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। Okay. तो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए Right. सोसाइटी में बहुत सारे लोग कोऑपरेट करने लग कोऑपरेट जाते हैं। करने लग हाँ जाते हैं। रतिका, तभी मैं तुमसे बार बार कहती हूँ ना कि अननोन लिंक्स पे मत क्लिक किया करो। बिल्कुल सही कहते हो सिमरन, मैं आगे से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूंगी। बिल्कुल रखना भी चाहिए। तो सर, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कोई भी व्यक्ति है वो लालच में फंसता है या फिर डर में फंसता है, jैसे कि आपने हाँ जी। बताया। तो ये जो डर का भाव है किसी व्यक्ति में पैदा कैसे किया जाता है कि हम कुछ भी सोच या समझ ही नहीं पाते उस दौरान? और क्योंकि डिजिटली अरेस्ट ये इतना नया टर्म है हम लोगों के लिए कि हमने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपसे कह दे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हों तो हम एकदम घबरा जाएंगे। देखिए, आप आपके ऊपर विश्वास कैसे बनाते हैं? वो आपको आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको खुद को नहीं पता मतलब होती जो है। बहुत नॉर्मल सी होती है कि जो ये सबके साथ ही होता है। बिल्कुल। तो वो आपको कई बार ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको पता नहीं होंगी, या फिर आपने किसी से शेयर नहीं करी होंगी। अब ये चीज़ें कहाँ स्टोर्ड हैं? या तो आपके मोबाइल में स्टोर्ड है, जी। या आपके ईमेल में स्टोर्ड है, या आपके ड्राइव में स्टोर्ड है, और आप इनको स्टोर करके भूल गए हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन को उसको एनालाइज करते हैं, और कई बार आपके कॉल रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करते हैं, जिससे इस इंफॉर्मेशन से वो पता लगाते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल की जा सकती है डराने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंसिटिव है, सीक्रेट है, उसको कभी हमें ऑनलाइन नहीं रखना है। चाहे वो हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, या हमारी कोई पर्सनल पिक्चर्स हैं, हमें उनको ऑफलाइन स्टोर करना चाहिए। कभी भी हमें उनको अपने गूगल ड्राइव पे सेव नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव पे उसको सेव कर देते हैं, या व्हाट्सएप पे सेव कर देते हैं, या फ़ोन पे सेव कर लेते हैं। ये इन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को डराने के लिए। तो किसी की कोई पर्सनल पिक्चर है, उसको ले लेंगे, बोलेंगे जी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसको हम पब्लिक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ओके तो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अभी हमारे भारत देश में प्रिवेसी का लॉ भी आ रहा है, तो प्रिवेसी के लॉ भी इसलिए आ रहा है कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम PII कहते हैं, उसको सेफगार्ड और स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी PII जो पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑफलाइन सेव करिए, और कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपको लगता है कि सेंसिटिव हैं, जो आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हेल्थ रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, उसको आप इस तरह से सेव करके रखिए, या तो आप उसको पासवर्ड इंक्रिप्ट करके रखिए ताकि सिर्फ आप उसको एक्सेस कर पाएँ। और अपना आधार, आजकल सब लोग अपने आधार की कॉपी ऐसे ही दे देते हैं, राइट जी। वो हमें देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आधार का जो नंबर है उसको मास्क करके दीजिए। बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति के पास किसी कानूनी या फिर किसी सरकारी अधिकारी का कॉल आ जाता है या फिर कोई मैसेज आता है, तो ऐसे में उसे क्या क्या सावधानी है जो बरतनी चाहिए? देखिए, मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि अगर कोई मुझे कहता है कि मैं सरकारी आदमी हूँ, तो मैं बोलता हूँ सरकार ने आपको एक ID इशू करके दिया होगा ना, जी। तो आप सबसे पहले मुझे अपना ID दिखाइए, और मैं ID हमेशा वो फिजिकल फॉर्म में मांगता हूँ। डिजिटल फॉर्म में कोई भी ID मॉर्फ किया जा सकता है। राइट तो डिजिटल फॉर्म में अगर कोई आपको ID दे रहा है तो वो पक्का मॉर्फ हो सकता है। दूसरा, अगर कोई आपको कह रहा है कि वो उस पुलिस स्टेशन से है, तो आप उस पुलिस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और वहाँ पे नंबर भी दिया होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं उस पर फ़ोन करके। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेरीफाई नहीं करते। उनको लगता है कि ये फ़ोन किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री से आया है, उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। आज की तारीख में जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं ऐसी, उनके सब लोगों की इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, वो कहाँ पोस्टेड हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हीं का नाम कई बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
उन्हीं के आईडीज़ को माफ़ कर रहे होते हैं। तो आप कॉल करिए उन नंबरों पे, पता लगाइए, और जब भी आपके पास नोटिस आएगा तो हमेशा आपके पास नोटिस जो है वो फिजिकल फॉर्म में आएगा और उसमें पूरी जानकारी लिखी होगी कि आपको कहाँ पे जाना होगा। ऑनलाइन कभी भी पुलिस आपसे इंटरोगेशन नहीं करेगी, कभी आपको हाउस अरेस्ट नहीं करेगी, कभी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगी। ये हमारे लॉ में इसका प्रोविजन नहीं है। तो अगर कोई आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहा है तो आप उनको फटाफट से ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए, और हमेशा ये समझिए कि कभी भी इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं पैसे हड़पने के लिए की जाती हैं, तो वो अल्टीमेटली आपको इस स्टेज पे लेके जाते हैं जिससे आपसे पैसे निकलवाए जा सकें छुड़वाने के लिए, और आपसे बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स मांगेंगे आपकी। तो उसमें दो तरीके होते होंगे, वो या तो आप खुद ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, या से आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे उस इंटरोगेशन से जिससे आपके अकाउंट से बारी बारी पैसा निकलता रहे। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें 3, 4, 5 बार लोगों के अकाउंट से पैसे निकले, क्योंकि डिजिटली अरेस्ट होने के बाद उन्होंने अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने अपने पासवर्ड शेयर कर दिए हैं, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दिए हैं, और उनको बोला गया है कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए वरना हम आपको डिजिटली अरेस्ट रखेंगे। तो हमें इंश्योर करना है कि अगर कोई ऐसे कर भी रहा है तो हम अपनी ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अपने OTP, पिन, पासवर्ड उन लोगों के साथ शेयर ना करें। बिल्कुल। और सर ऐसी बहुत सारी जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनका आधार होता है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, कि वो हमें डराते ही ऐसे हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाएगी या आपकी फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट कर दी जाएगी। तो ऐसे में अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं? देखिए आपको हमेशा अपने फ़ोन पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की ज़रूरत है। उसमें दो तरह से लग सकता है, या तो आप अपने पूरे फ़ोन पे एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखिए पिन के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू, या फिर आपकी जो पर्सनल ऐप्स हैं जहाँ पे आपकी पिक्चर सेव्ड हैं उस पर भी आप एक और ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम हमेशा आपको ये बात कहते हैं कि आपकी जो सावधानी है, जो आपकी समझदारी है, वो आपको साइबर क्राइम होने से बचा सकती है। इसीलिए समझदार बने, सुरक्षित रहे, सचेत रहे और एक स्मार्ट सिटीजन बने। बिल्कुल दर्शकों, तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई टिप्स और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कनिष्क गौर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए DD मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।